हेलो नमस्कार। दृष्टिकोण आईएएस के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव प्रकाश शर्मा। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में हम लोग एमसीक्यू को भी देखेंगे, यानी आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। और ये सेशन शुरू से अंत तक निश्चित रूप से कंप्लीट करें, क्योंकि आज का दिन जो है काफी बेहद महत्वपूर्ण है। सेशन कंप्लीट होने के बाद इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन कंप्लीट करके आप उसमें निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें। तो आइए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो रिसेंटली कल के ही दिन यानी कि 27 जनवरी से उत्तराखंड सरकार ने जो है ये लागू कर दिया है अपने यहाँ। ठीक है, उत्तराखंड ने जो है समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है, यूसीसी लागू कर दिया है। बहुत लोग के दिमाग में जो है गोवा को लेकर के कंफ्यूजन है कि गोवा में तो पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है, तो फिर ये पहला राज्य कैसे हो गया। तो गोवा में जो समान नागरिक संहिता लागू है ये आजादी से पहले पुर्तगालियों ने ही जो है वहां पे लागू किया था 1890 में। ठीक है, तो ये कंप्लीट यूसीसी नहीं है, बल्कि यूसीसी का अनदर वर्जन है, दूसरा वर्जन है। यूसीसी समान नागरिक संहिता जैसा ही वहां पे नियम लगा हुआ है, और भारत सरकार के द्वारा नहीं, ये पुर्तगाली के द्वारा ही जो है वहां पे लगाया गया था। इसलिए भारत का पहला राज्य जो है उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, अगर यूसीसी के बारे में बात करें, हम लोग थोड़ा सा यूसीसी पे चर्चा करते हैं पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, इससे जो जुड़ा हुआ अनुच्छेद है ये है अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 कहता है समाज के सभी लोगों के लिए जो है एक समान कानून बनाया जाएगा। ये मेनली जो ये कानून बनाया जाएगा वो होगा विवाह को लेकर के, तलाक को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के। ठीक है, और भी कुछ मिसलेनियस चीजें हैं उनको लेकर के जो है ये कानून बनाया जाएगा। क्योंकि वर्तमान स्थिति में देश में क्या है, हिंदू के लिए विवाह का कानून अलग है, मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग है, अन्य धर्मों के लिए अलग अलग है। तलाक का भी जो नियम है वो हिंदू के लिए अलग है और मुस्लिम के लिए अलग है। तो जब तक संविधान का मतलब ही होता है समान विधान, और संविधान पूर्णता तब तक अमल में नहीं आ सकता है जब तक सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू ना हो। ठीक है, इसलिए जो है अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, इसका लागू होना पूरे देश के लिए आवश्यक है। ठीक, तो ये जो लागू किया गया है फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड में। हालांकि पूरे देश में चर्चा है कि पूरे देश में जो है वो लागू कर देना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉब्लम है इसको लागू करने में अगर संविधान में दिया गया है तो, क्योंकि ये जो है डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी का पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यानी हमारे संविधान का जो पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, ये इसमें जितनी भी चीजें दी हुई है सब नैतिक आधार पे, यानी कि राज्य जब इनेबल हो जाएंगे फाइनेंशियली रूप से या अन्य रूप से जो सक्षम हो जाएंगे, उसके बाद उनके स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि ये चीज लागू हो या ना हो। तो इसी में 44 भी है, समान नागरिक संहिता का भी विधान है कि अगर कोई राज्य जो है स्वेच्छा से इसको लागू करना चाहिए, या फिर देश अगर पूरा कंट्री रेडी हो जाता है, केंद्र सरकार चाहे पूरा कंट्री अगर रेडी हो जाता है तो पूरे देश में जो है यूसीसी को लागू कर दिया जाए। तो ये आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी का पार्ट है। इसको डीपीएसपी को कभी भी कोर्ट द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इस कारण से जो है पूरे देश में अभी लागू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एक स्टेट में जो है लागू किया गया है, वो है उत्तराखंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा गोवा नहीं होगा, उत्तराखंड जो है पहला स्टेट होगा जहां पे यूसीसी लागू हो गया। समान नागरिक संहिता जो है लागू हो गया है 27 जनवरी 2025 से। ठीक है, अगर उत्तराखंड के सीएम पूछेगा तो पुष्कर सिंह धामी जो है वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम है। पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर है अभी गुरमीत सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख सकते हैं ये पुष्कर सिंह धामी है जो उत्तराखंड के सीएम है, उन्होंने 27 जनवरी को जो है इसको लॉन्च किया है।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है अभी रिसेंटली बेलारूस में इलेक्शन हुआ था और बेलारूस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, ये पहले से ही राष्ट्रपति थे बेलारूस के और दोबारा से जो है वहां पे चुने गए हैं। ठीक है, ये इनका जो है पिछले 7 साल से जो है इन्हीं की सरकार है और इस बेलारूस पे जो है बहुत ज्यादा रसिया का जो है प्रभाव है, रसिया के बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इसका मैप भी देखेंगे तो ये रसिया के बॉर्डर पे है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बेलारूस के बारे में जानते हैं। बेलारूस की जो राजधानी वो है मिन्स्क। ठीक है, ये एक लैंड लॉक्ड एरिया है, यानी चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ से जो है जमीन ही जमीन है, लैंड लॉक्ड है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है ये। ठीक है, याद रहेगा यूरोपियन कंट्री है बेलारूस। ठीक है, यहाँ का जो रूपी है यानी मुद्रा है वो क्या है, बेलारूशियन रूबल। ठीक है, बेलारूस का जो कैपिटल है मिन्स्क है, लैंड लॉक्ड एरिया है, यूरोपियन कंट्री है और बेलारूशियन रूबल जो है वहां की मुद्रा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बेलारूस का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। बेलारूस है, देख सकते हैं रशिया के बगल में है, लिथुआनिया, लैटविया और ठीक नीचे है। चारों तरफ से जो है जमीन जमीन से घिरा हुआ है, कंप्लीटली लैंड लॉक्ड है। नीचे की तरफ जो है यूक्रेन है और एक साइड जो है रसिया है और यही जो है और राष्ट्रपति अभी वर्तमान में चुने गए हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रत्येक चिनार के लिए डिजिटल ट्री आधार की व्यवस्था शुरू की है? ठीक है, तो पेड़ के लिए, पेड़ में कौन सा, चिनार के लिए जो है ये शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर सरकार के द्वारा जो है चिनार के पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्या है ये चीज, तो जो चिनार का पेड़ है वो जम्मू कश्मीर में काफी इंपॉर्टेंट है। चिनार का पेड़ जो है काफी इंपॉर्टेंट है। चिनार का पेड़ कहाँ होता है, कूल एरिया में जहां पे जल की अधिकता हो। ठीक है, इसका जो हाइट है वो लगभग 98 फीट से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसको परिपक्व होने में 30 से 130 साल तक का जो है, 30 साल में परिपक्व हो जाता है। 130 से 150 साल का इसका जो है पूरा लाइफ स्पैन होता है, जीवन अवधि होती है। चिनार के पेड़ को शाही पेड़ भी कहा जाता था, शाही पेड़ भी कहा जाता था। इसका जो नामकरण है, ऐसा माना जाता है कि इसका जो नामकरण है वो मुगल शासक जहांगीर के द्वारा जो है किया गया था, मुगल शासक। ठीक है, जहांगीर के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। इसको शाही पेड़ जो है मुगल शासन के दौरान कहा जाता था और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो कारीगरी होती है, कारीगरी में भी और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, लगभग जम्मू कश्मीर में जो है 32,000 से लेकर के 33,000 जो है चिनार के पेड़ है। ठीक है, 32,000 से लेकर के 33,000 चिनार के पेड़ वहां पे है और इसमें से जो है लगभग 28,000 पेड़ का जो है जियो टैगिंग किया जा चुका है, जियो टैगिंग किया जा चुका है। तो जियो टैगिंग में क्या होता है, तो उस पे हर पेड़ पे क्या किया जाएगा, एक क्यूआर कोड टाइप का चिपकाया जाएगा। उस क्यूआर कोड में क्या इंफॉर्मेशन रहेगा कि ये पेड़ का आयु कितना साल का है, कितनी शाखाएं है, उसका हेल्थ क्या है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में जो है चिनार के पेड़ को काटने की अनुमति नहीं है। इस पेड़ को काटने के लिए चाहे वो आपके घर में ही क्यों ना हो,
उस पेड़ को काटने के लिए जो है आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो चिनार का पेड़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जम्मू कश्मीर में, और इतने नियम कानून होने के बाद भी जो है और जम्मू कश्मीर में चिनार के पेड़ को काटा जा रहा है, अवैध रूप से काटा जा रहा है। तो उन्हीं पेड़ों की सुरक्षा के लिए जो है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ये जियो टैगिंग काम को शुरू करवाया गया है, और लगभग जो है आप देख सकते हैं 33,000 में से 28,000 के आसपास जो है पेड़ों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हर पेड़ के बारे में जानकारी रहेगी सरकार के पास कि कौन सा पेड़ कहाँ है और किस कंडीशंस में है। अगर उसको काटा जाता है तो भी जो ये सूचना सरकार तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो अभी रिसेंट जो चीफ मिनिस्टर है वो है उमर अब्दुल्ला। ठीक है, चिनार का पेड़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा ये सुहावना लगता है वहाँ का जो दृश्य है। अगर उस डल लेक के किनारे जाते हैं तो काफ़ी सारे चिनार के पेड़ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। टूरिस्ट के लिए एक आकर्षक का केंद्र जो है चिनार का पेड़ भी रहता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के जो सीएम है वो है उमर अब्दुल्ला। ठीक है, और जो गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। ठीक है, सीएम है उमर अब्दुल्ला और जो गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। याद रहेगा, चिनार पेड़ जो है शाही पेड़। ठीक है, जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा जो ये योजना शुरू की गई है। चलिए अगला देखते हैं, किस टीम ने पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है ओडिशा की टीम ने। ठीक है, इस टीम का नाम था ओडिशा वॉरियर्स। ठीक है, इस टीम का नाम था ओडिशा वॉरियर्स। ये जो खेल का आयोजन किया गया था, ये खेल जो है आयोजित किया गया था रांची में। ठीक है, रांची झारखंड में, और ये पहला सीजन था, पहला सीजन था जिसकी विजेता जो है ओडिशा की टीम रही है। ठीक, चलिए ओडिशा, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के जो सीएम हैं वो देख सकते हैं, ये है हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम है। इसी साल जो है झारखंड में इलेक्शन संपन्न हुआ है और वहां जो है जो हेमंत सोरेन की सरकार है वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 नामक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष कौन प्रकाशित करता है? हु पब्लिशेज द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट एनुअली? ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है हर वर्ष आयोजित की जाती है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, हर वर्ष जो है नीति आयोग जो है प्रकाशित करता है इस रिपोर्ट को। तो मेनली इस रिपोर्ट में क्या है, तो कौन सा राज्य जो है फिजिकल हेल्थ जो है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ का मतलब यहाँ फिजिकल है, यानी कि वित्तीय स्थिति किस राज्य की अच्छी है। ठीक है, वित्तीय स्थिति किस राज्य की बेहतर है, और उसके हिसाब से हर राज्य का जो है आकलन किया जाता है। ठीक है, चलिए नीति आयोग ने कब से काम करना शुरू किया है? अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने काम करना शुरू किया है 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, इससे पहले कौन सी संस्था काम कर रही थी? योजना आयोग। और जैसा कि योजना आयोग के भी चेयरमैन प्रधानमंत्री होते थे, और नीति आयोग के भी जो चेयरमैन हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, जो सीईओ हैं यानी वाइस चेयरमैन की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, सुमन बेरी, और सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम, और जो वाइस चेयरमैन है वो सुमन बेरी है। तो मेनली इस रिपोर्ट में क्या है, कौन सा राज्य का जो स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति सबसे बेहतर है और किस राज्य का फाइनेंशियल स्थिति सबसे खराब है। तो सबसे जो बेहतर वाला राज्य है वो राज्य का नाम दिया गया है ओडिशा। ठीक है, सबसे बेहतर, और पंजाब का जो स्थिति दिखाया गया वो सबसे खराब स्थिति दिखाया गया। इस रिपोर्ट के प्रकाशन में जो है नीति आयोग के साथ साथ जो है फाइनेंशियल कमीशन का भी योगदान है, यानी कि वित्त आयोग का भी जो है योगदान है।
ठीक है, वित्त आयोग का भी योगदान है। और जानते हैं कि अभी जो है कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वां वित्त आयोग चल रहा है और अध्यक्ष कौन है 16वां वित्त आयोग के? तो अरविंद पनगढ़िया। ठीक है, अरविंद पनगढ़िया जो है अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो समझ गए नीति आयोग के बारे में। रिपोर्ट को प्रकाशित करने का काम नीति आयोग के साथ साथ ये वित्त आयोग ने भी किया है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे जो टॉप स्टेट है वो कौन सा है? ओडिशा है। 66.8 जो है इसका स्कोर है, ओवरऑल स्कोर, जो 100 में इसका काफ़ी ज़्यादा जो भी इसका मापदंड है उस पर जो है रिसर्च किया जाता है। और इसमें सबसे अव्वल दर्जे पे ओडिशा है और सबसे लोएस्ट में आप देख सकते हैं जो पंजाब 10.7 पर जो है इसका स्कोर आया है 100 में। ठीक है, तो ये मैप दिखाया गया है, इस रिपोर्ट में सारा मेंशन किया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। जितेंद्र पाल सिंह को किस देश का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जितेंद्र पाल सिंह को अभी वर्तमान में भेजा गया है इजराइल। ठीक है, जितेंद्र पाल सिंह को कहाँ भेजा गया है? इजराइल भेजा गया है। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल काफ़ी ज़्यादा नाम सुने हैं, पिछले 2 साल से जो है वहाँ पे 7 अक्टूबर से ही वहाँ पे युद्ध चल रहा है। इजराइल का जो कैपिटल है जेरूशलम, जेरूशलम या यरूशलम भी लिखते हैं। और जो इसका फाइनेंशियल कैपिटल है, यानी कि सारा इसका बिजनेस वगैरह जहां से होता है, वो है तेल अवीव। कई बार नाम सुने होंगे। इजराइल ने पे जो है हमास ने अटैक किया था। इजराइल पे हमास नाम का जो आतंकवादी संगठन है उसने अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को। और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? वहां पे सीज फायर की स्थिति है और जो भी कैदी है उसकी अदला बदली करे। हमास ने कुछ लोगों को जो है बंदी बना लिया था इजराइल को, उनको रिटर्न कर रहा है। बदले में इजराइल ने भी जो है उसके 700-800 लोगों को बंदी बना रखा है, उसको रिलीज कर रहा है। तो अभी सीज फायर की स्थिति चल रही है। ठीक है, तो कैपिटल कहाँ पे है? यरूशलम, जेरूशलम। और फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ पे है? तेल अवीव, इजराइल का। इजराइल के जो पीएम है, प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये जितेंद्र पाल सिंह है और इजराइल का मैप देख लेते हैं। ये इजराइल का मैप है और ये वाला जो इलाका है, ये जो छोटा सा पट्टी आप देख रहे हैं, यही क्या है? गाजा पट्टी, जो सबसे ज़्यादा विवादित एरिया है। यहीं पे जो है हमास आतंकवादी संगठन जो है अपना ठिकाना रखा हुआ है। इजराइल के एक तरफ क्या है? इजिप्ट है, एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ सीरिया है, ऊपर लेबनान है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन मेलबर्न में आयोजित किया गया था और इसका खिताब जीतने वाले जो है जे सीनर है। जे सीनर है और ये मेल में जीते हैं। ठीक है, और फीमेल में यदि पूछेगा फीमेल में किसने जीता है, तो मैडिसन कीज ने। ठीक है, मैडिसन कीज ने जो है ये खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये जे सीनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी आईसीसी 2024 के विनर लिस्ट में शामिल नहीं है? ठीक है, तो विनर लिस्ट में शामिल होने वाले अर्शदीप सिंह विनर लिस्ट में शामिल है, स्मृति मंधाना भी विनर लिस्ट में शामिल है, जसप्रीत बुमराह भी विनर लिस्ट में शामिल है और महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। ठीक है, इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ये 3 का मेनली आप नाम याद रखेगा, अर्शदीप सिंह, स्मृति मंधाना, जसप्रीत बुमराह में जो है ये सब जो है इस बार आईसीसी 2024 का खिताब इनको मिला है। ठीक है, स्मृति मंधाना, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। अगर आईसीसी की वर्तमान में बात करें, आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? अपने भारत के ही हैं। ठीक है, जय शाह। ठीक है, और बीसीसीआई के जो नए जो चीफ बने हैं वो कौन है? देवाजीत साकिया। ठीक है, क्योंकि बीसीसीआई के जो चीफ थे जैसा ये चले गए आईसीसी में और यहाँ पे पदरिक्त हुआ, तो देवाजीत साकिया को यहाँ का
प्रमुख बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ज्योति यारा जी ने फ्रांस में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, तो ज्योति यारा जी ने फ्रांस में जो है, अभी फ्रांस में आयोजित किया जा रहा था एथलेट गेम्स में, और इसने जो है 60 मीटर इंडोर हर्डल्स में जो है ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, 60 मीटर इंडोर हर्डल्स, इंडोर हर्डल्स यानी कि जो दौड़ने के क्रम में जो है कुछ बाधाएं रखी जाती हैं, उन बाधाओं को पार करके खिलाड़ी को दौड़ना पड़ता है, तो उसी खेल में जो है 60 मीटर के उस खेल में ज्योति यारा जी को जो है गोल्ड मेडल मिला है। ज्योति यारा जी जो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, और उन्होंने फ्रांस में जो आयोजित किया जा रहा था उसी में इनको गोल्ड मेडल दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, ज्योति यारा जी। ठीक है, ज्योति यारा जी है, आंध्र प्रदेश की है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, वीर गाथा प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साथ कौन सा मंत्रालय चलाता है? ठीक है, तो वीर गाथा प्रोजेक्ट का जो ये है साथ साथ चलाने वाली संस्था है वो शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, और मेनली शिक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों साथ साथ क्यों चलाता है? क्योंकि मेनली क्या है, ये स्कूल बेस्ड प्रोग्राम ही है, स्कूल बेस्ड प्रोग्राम है। स्कूल बेस्ड में क्या किया जाता है, तो जितने भी गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, यानी कि वीरता पुरस्कार प्राप्त जो सिपाही हैं, प्राप्त होने वाले सिपाही हैं, क्या किया जाता है, उनके संबंध में एक्टिविटीज करवाई जाती है। ठीक है, स्कूल में एक्टिविटीज करवाई जाती है, यानी पोएम कंपटीशन हो गया, ऐसे कंपटीशन हो गया, इस टाइप से एक्टिविटीज करवाई जाती है, जिससे क्या होगा, तो बच्चों में देशभक्ति की भावना का विकास हो, बच्चों में देशभक्ति की भावना का विकास हो। इसके लिए जो है स्कूल से ही जो है वहां पे जितने भी सिपाही हैं जिनको वीरता पुरस्कार मिल चुका है, उनके जीवन से रिलेटेड वहां पे कहानियां कही जाती है, वहां पे पोएम्स कंपटीशन होते हैं, ऐसे कंपटीशन होते हैं, एग्जाम्स होता है, ताकि उनको इन्वॉल्व रखा जाए। ठीक है, उनमें जो है बचपन से ही कल्टिवेट किया जाए, पैट्रियटिज्म को, देशभक्ति को प्रमोट किया जाए। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, तो देश के लिए जो है याद 2 ही दिन रहता है, या तो 15 अगस्त को या तो 26 जनवरी को। ठीक है, तो लोग की मेंटालिटी ये हो चली है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, वीर गाथा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ अभी जो है ये 4.0 है, ये चौथा संस्करण चल रहा है इस साल। वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है 2021 से ही शुरू हो चुका था। ठीक है, और इस साल जो है 4.0 ये चौथा संस्करण चल रहा है वीर गाथा प्रोजेक्ट का। तो 2 चीज याद रखिएगा, पहला तो कौन से साल से शुरू हुआ, कईवां संस्करण है, और कौन कौन सा मंत्रालय जो है इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जानते हैं, और राजनाथ सिंह, और जो इधर शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। चलिए, हाल ही में कितने पद्म पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई थी? ठीक है, तो टोटल जो पद्म पुरस्कार दिया गया है 139 पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म पुरस्कारों में, और 139 लोगों का नाम याद रखना जो है संभव नहीं है, लेकिन जो मेन लोग हैं उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को मिला है मृत्यु उपरांत, ठीक है, ये याद रखिएगा। उष्मा सुजुकी इनको मिला है, ये याद रखना है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को मिला है, जैसे मेन आप अरिजीत सिंह देख सकते हैं, शारदा सिन्हा देख सकते हैं, जो रविचंद्र अश्विन है, इन सबको जो है पद्म पुरस्कार दिए गए। ठीक है, तो हर साल जो है 15 अगस्त से पहले, 26 जनवरी से पहले जो है ये अवार्ड्स जो है अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में किस संस्था को ईसीआई द्वारा वोटर अवेयरनेस के लिए अवार्ड दिया गया है? ठीक है, आज तक, एनडीटीवी, दूरदर्शन और जी टीवी। तो ये अवार्ड दिया गया है दूरदर्शन को। ठीक है, दूरदर्शन को ये अवार्ड दिया गया है। क्यों अवार्ड दिया गया है? दूरदर्शन के द्वारा जो है एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ठीक है, ये प्रोग्राम चलाया गया था, और काफी ज्यादा जो है उससे जो वोटर्स हैं उनमें जागरूकता बढ़ी थी वोट को लेकर के, क्योंकि दूरदर्शन जो है सभी जगह पे जो है उपलब्ध है, सभी लोग यूज करते हैं,
इस कारण से ये चैनल जो है काफी अच्छे से हिट किया था। दूरदर्शन चैनल की बात करें तो अभी वर्तमान में जो डीजी है वो है कंचन प्रसाद, ठीक है, डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, कंचन प्रसाद है। और इन्हीं को जो है अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ईसीआई का जो मेन प्रमोट था कि वो हाईएस्ट जो है और जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, उस काम में जो है सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली संस्था है वो दूरदर्शन ने जो है ये सहयोग किया था और एक प्रोग्राम चलाया था जिस प्रोग्राम का नाम है चुनाव का पर्व देश का गर्व, ठीक है। इस कारण से दूरदर्शन को अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही जो है अभी 2-3 दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को वोटर्स नेशनल वोटर्स डे भी मनाया गया था। थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर्स डे मनाया गया था, नेशनल वोटर्स डे मनाया गया था, ठीक है। तो ये क्यों मनाया गया था? क्योंकि 25 जनवरी 1950 से जो है ईसीआई ने काम करना शुरू किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है चुनाव आयोग ने काम करना शुरू किया था। अभी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पे जो है 99.1 करोड़ वोटर्स हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड, ठीक है, इतने लोगों का नामकरण है, रजिस्टर्ड है, 99.1 करोड़ लोग जो है रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये है कंचन प्रसाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इनको अवार्ड दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक वर्ष नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है नेशनल जियोग्राफिक डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। 27 जनवरी को क्या हुआ था? तो 27 जनवरी 1888 को ही जो है नेशनल जियोग्राफिक नाम के संस्था का गठन किया गया था। नेशनल जियोग्राफिक नाम के संस्था का गठन किया गया था। ये संस्था क्या करती है? इसका जो गठन किया गया था वो वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में किया गया था। ये संस्था क्या करती है? प्रमोट साइंस एक्सप्लोरेशन, साइंस एंड ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, ठीक है, और प्लस नेचर कंजर्वेशन, ठीक है, प्रकृति नेचर का जो कंजर्वेशन है उस पे काम करता है, साइंस के फील्ड में काम करता है, लोगों को जागरूक बनाता है, ह्यूमैनिटी एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड जो है वर्क करती है ये संस्था। तो नेशनल जियोग्राफिक डे जो है हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे जो है 28 जनवरी को मनाया जाता है। 28 जनवरी इस फील्ड में काफी योगदान है। आज के टाइम में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रह गया है? डाटा रह गया है, ठीक है, और सरकार की सबसे बड़ी जवाबदेही क्या है? डाटा प्रोटेक्शन करना। और इसलिए जो है 28 जनवरी को ही जो है 90s के टाइम में यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये साइन किया गया था, ठीक है, एक कन्वेंशन पे साइन किया गया था। काफी सारे देश थे यूरोपियन यूनियन के। इसके बाद से फिर अमेरिका वगैरह में भी साइन किया गया और धीरे धीरे पूरा विश्व समुदाय जो है इस चीज से जुड़ने लगा और सबको मान्यता मिल गई कि 28 जनवरी को नेशनल इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में जितना भी इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या रह गया है? लोगों का निजी जानकारी, लोगों का डाटा, ठीक है। तो आने वाले समय में भी जो है डाटा को लेकर के ही लड़ाइयाँ संभव है। एक देश दूसरे देश के डाटा पे आक्रमण करता है, अभी के टाइम में ही देखा जा सकता है। इसलिए हर देश की ये जवाबदेही है कि अपने नागरिकों के डाटा की सुरक्षा करे, ठीक है। तो 28 जनवरी को क्या है? हर साल इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है। अगला है पद्म पुरस्कार देने की प्रथा कब से शुरू हुई है?
ठीक है। तो पद्म पुरस्कार देने की प्रथा जो है 1954 से शुरू हुई है। हालांकि पद्म पुरस्कार जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं है। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत का, वो भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद जो है पद्म पुरस्कार वगैरह सब आ जाता है, जो नागरिक पुरस्कार सब है। 1954 से जो है देने की घोषणा की गई है और इस साल जो है 139 पुरस्कार दिए जा रहे हैं पद्म क्षेत्र में। ठीक है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। ठीक है, इन सबको मिलाकर 139 अवार्ड दिए जा रहे हैं। और जो मेन अवार्ड है उन सब का नाम याद रखना है, जैसे अरिजीत सिंह है, शारदा सिन्हा है, रविचंद्र अश्विन है। इन सब का नाम, जो मेन पर्सन है उन सब का नाम याद रखना है। हर साल जो क्या किया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के इवनिंग को जो है पहले जो है इस अवार्ड्स का अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो इस क्लास का जो PDF होगा आप जो है टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर लेंगे, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दिया गया है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे सेशन को एक बार जो आप वीडियो देखे हैं पूरे सेशन को कंप्लीट कर लीजिए और खुद से हर प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।